Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss another practical, that is determination of solubility of benzoic acid. So बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट हमें आज परफॉर्म करना है उसके लिए हमारा एम है कि हमें बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी पता करनी है, एक तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, और साथ ही उसमें जो हीट इवॉल्व है वो डिटरमाइन करनी है. दैट इज to determine the solubility of benzoic acid at various temperatures and to determine delta H of the dissolution process. So let's start with the experiment. Kindly watch the video and subscribe to my channel. और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. सो एम हमने देख लिया, हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करनी है अलग अलग टेम्परेचर्स पे. अब हम उससे पहले इसकी थ्योरी में ये समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है और उसका टेम्परेचर से आखिर क्या रिलेशन है कि हम बेंजोइक एसिड की अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी. तो ये चीज़ें हम समझते हैं. हम बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, है ना. हमें पता है एक सॉल्यूशन क्या होता है. जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि जिसमें दोनों या दोनों से ज़्यादा सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाए, उनको हम देख के ना बता पाए और उनको हम फिजिकली सेपरेट भी ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. ठीक है जी. ना ही इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाते हैं, इसके लिए हमें और अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. सो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. अगर हम पर्टिकुलरली फिक्स कर दे कि हम दो सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन दो में से एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं और एक को सॉल्वेंट बोलते हैं. जनरली जो हमारा बल्क में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, उसके अंदर हम कुछ अमाउंट डिसॉल्व करते हैं, किसका, अपने सॉल्यूट का. सो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है. अब सॉल्यूशन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आज के एक्सपेरिमेंट में जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं. देखो, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें हमने सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूट डिसॉल्व करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया कि उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व होना ही बंद हो गया, उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं बच्चों. पानी लिया, उसमें हम चीनी घोल रहे हैं, तो एक टाइम पे अगर आप 1 कप पानी लोगे तो उसमें 2 चम्मच चीनी घुल सकती है. अगर आप उस 1 कप पानी में 10 चम्मच चीनी घोलने लगो तो आपको लगेगा वो घुल रही है, आप उसको स्टिर करते रहोगे, बट एक टाइम के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर होगी वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस सॉल्वेंट में, उस वाटर में जितनी जगह थी शुगर के पार्टिकल्स के लिए वो खत्म हो गई है, उससे ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, तो वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कहाँ पे. इसी तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड जिसमें हम और डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है जी. अब देखो, इन सॉल्यूशंस की अगर हम रिलेशन देखें तो टेम्परेचर से भी रिलेटेड होते हैं, उसको अभी हम समझेंगे कैसे टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं. उससे पहले हम बिल्कुल अपना बेसिक डिफाइन कर लेते हैं. सॉल्यूशन हमने समझ लिया क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, है ना. तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि कितना हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया. अगर हम इसको केमिकल टर्म्स में बोले, नंबर्स की टर्म में डिफाइन करें, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे. सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्स इन 100 grams of solvent to form a saturated solution at a given temperature. इस डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. टेम्परेचर फिक्स कर दिया है हमने, कांस्टेंट है. सॉल्वेंट लिया है 100 ग्राम्स, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितना ग्राम सॉल्यूट डालें कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए, उसी वैल्यू को उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. और अगर हम इसे कैसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट which dissolves in 1000 grams of the solvent to form a saturated solution at a given temperature. So इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया. सॉल्वेंट हमने लिया 1000 ग्राम्स, तो उस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसी अमाउंट को, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी.
सो बच्चों, हमने अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थ्योरी में सॉल्यूशन क्या होता है वो समझा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो समझ लिया, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसको डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं रिलेशन पे कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये रिलेशन हम सॉल्युबिलिटी कर्व से एक्सप्रेस करते हैं। देखो, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और उस रिएक्शन में मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो यानी कि उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, तो इस केस में क्या होगा, जितनी ज़्यादा मैं हीट देती रहूंगी रिएक्शन में उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। सो इफ द डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये केस तो उसका हो गया जब हमने सॉल्यूशन क्या लिया था, एंडोथर्मिक, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें हीट उल्टा इवॉल्व हो यानी कि जैसे मैं मिक्स करती रहूं हीट निकलती रहे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी सॉल्युबिलिटी घटती रहेगी, यानी कि जो सॉल्यूट है वो बाहर आता रहेगा सॉल्वेंट में। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, दैट इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक the solubility decreases with rise in temperature। सो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं। सो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम यही करेंगे, बेंजोइक एसिड के लिए भी हम अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू देखेंगे कि कितनी सॉल्युबिलिटी आ रही है। ठीक है जी। अब जब हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के अगेंस्ट ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व। जैसे कि आप देख भी सकते हो डायग्राम में हमने क्या किया है, अगर हम इसमें देखें हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में और वाई एक्सिस पे हमने सॉल्युबिलिटी ली है, अपने है ना, सॉल्युबिलिटी हम प्लॉट कर रहे हैं। तो इसमें सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर में जो कर्व आएगा उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। या आप किसी भी सब्सटेंस के लिए बच्चों निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर हो गया, थ्योरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सॉल्युबिलिटी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेंगे प्रोसीजर के थ्रू। उस सॉल्युबिलिटी को हम डेल्टा एच से कैसे रिलेट करेंगे, यानी कि उस सॉल्युबिलिटी से हम जो हीट इवॉल्व हुई है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें वैन हॉफ इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। वैन हॉफ इक्वेशन क्या कहती है, डी ln ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर। अब ये वैन हॉफ इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स क्या हैं उनको समझते हैं। बेसिकली ये वैन हॉफ इक्वेशन किसी भी, अगर हम पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, तो हम बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका वाटर में प्रिपेयर करेंगे अलग अलग टेम्परेचर्स पे, और फिर उनको एक पर्टिकुलर बेस, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस बेस के अगेंस्ट हम इनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, मतलब टाइट्रेशन करेंगे और जो वैल्यूज आएंगे उसको यूज करके फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, है ना। तो अब ये जो वैन हॉफ इक्वेशन है ये यही बताती है, ये सॉल्युबिलिटी और जो डेल्टा एच हमें फाइनल निकालना है एक्सपेरिमेंट में उसको रिलेट करती है। सो सॉल्युबिलिटी हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे और डेल्टा एच इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में सारी टर्म्स देखते हैं। एस हमें पता है क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच की बात करें तो ये क्या है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन। आर हमें पता है गैस कांस्टेंट होता है, और टी यहाँ पे क्या है हमारा, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर आपके मतलब इसमें केल्विन है, वो आप चेंज कर सकते हो, अगर सेल्सियस में लिया तो आप इसमें केल्विन में ले लो एंड वाइस वर्सा। अब इसका देखो मॉडिफाइड फॉर्म भी हमने लिखा है कि अगर हम इसको अलग अलग दो टेम्परेचर्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, log S2 माइनस log S1, क्योंकि हमें पता है जब ln की टर्म्स अगर हम दो वैल्यूज ले रहे हैं वो अपॉन में होती है तो वो माइनस हो जाता है ना। सो दिस बिकम्स log S2 माइनस log S1 इज इक्वल टू डेल्टा एच T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि दो हमने अलग अलग सॉल्यूशन लिए तो उसके लिए दो टेम्परेचर अलग अलग T1 T2 हो गए, और सॉल्युबिलिटी क्या हो गई इन दोनों की, S1 S2। हम ये दो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके T1 T2 हमें पता ही होगा हमने किस टेम्परेचर पे लिया है, उसके लिए S1 S2 की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज चारों की चारों, तो हमें क्या मिल जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू, जो कि हमारा फाइनल एम है इस एक्सपेरिमेंट का। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, कैसे आप परफॉर्म करोगे।
सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि आपको केमिकल्स क्या क्या चाहिए होंगे। एक तो ऑब्वियसली आपको बेंजोइक एसिड चाहिए होगा, साथ में हम प्रिपेयर करेंगे N/50 NaOH सॉल्यूशन, जिसके अगेंस्ट हम टाइट्रेशन कराएंगे इस एसिड के सॉल्यूशन की, है ना। और अगर हम साथ में डिस्टिल वाटर तो लेंगे ही जिसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट में आप थर्मोस्टेट ले सकते हो जिसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाओ, साथ में थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर एंड स्टिरर टू कीप मिक्सिंग द सॉल्यूशंस। ठीक है जी, चलो अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे बेंजोइक एसिड का इन वाटर। तो आप एक बीकर लोगे, उसमें 100 ml वाटर लोगे एंड उसको मतलब पूरा सेटअप करके, जैसे भी आप ट्राईपॉड स्टैंड रखा, वायर गॉज रखा, उस पर बीकर रखा, ठीक है। एंड उसके अंदर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेंजोइक एसिड ऐड करते रहोगे। थोड़ा थोड़ा पाउडर फॉर्म में हम बेंजोइक एसिड लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, और साथ में कांस्टेंट स्टीरिंग रखनी है, यानी कि स्टिर करते रहना सॉल्यूशन को पूरा टाइम। और थर्मोमीटर के थ्रू हम ये मेंटेन करके रखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो फिक्स कर लिया। जैसे आपने T1 मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है, और या 35, जैसे रूम टेम्परेचर ना जनरली हमारा 30 होता है, तो ये हीट जब करके हम कर रहे हैं उसको 35 ले लेते हैं कि हम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है, उस पर रीडिंग निकाल रहे हैं ना। सो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना है 35 डिग्री सेल्सियस पे। बीकर में जो पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बेंजोइक एसिड ऐड करते रहना है, उसको डिसॉल्व करते रहना है। ये डिसोल्यूशन हम तब तक करेंगे जब तक कि वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, यानी कि अब उसमें और बेंजोइक एसिड डिसॉल्व ना हो, और जो बीकर है उसमें नीचे आपको पाउडर फॉर्म में बेंजोइक एसिड दिखना शुरू हो जाए। अगर आपको ये दिखने लग गया, इसका मतलब यही होगा कि इसके दिखने का मतलब यही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब बेंजोइक एसिड और पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहा। सो इसका मतलब हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब हम इस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। इसमें से जो एक्सेस बेंजोइक एसिड होगा उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है, मतलब फिल्टर कर लेंगे बेसिकली। जब हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया उसके बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे, और जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया वो सॉल्यूशन है जिसका हमें टाइट्रेशन करना है ना। सो ब्यूरेट में हम NaOH का सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया उसको फिल करेंगे और उसके अगेंस्ट इसकी टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन कैसे करेंगे? बीकर में एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे टाइट्रेशन के लिए। कोनिकल फ्लास्क में हम बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे 10 ml जो हमने प्रिपेयर किया था अभी उसमें से। उसमें फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर डालेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें पता है कि हल्का लाइट पिंक कलर आने लग जाए तभी हम क्या बोलेंगे कि हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, और उस टाइम पे जो वॉल्यूम होगी उसको हम नोट कर लेंगे। ये हो गई हमारी V1 ml, ठीक है जी। ऐसे ही हम दूसरे सॉल्यूशन के साथ भी प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमने 35 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, तो आप या तो 30 डिग्री सेल्सियस पे ले लो दूसरा, या 40 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, मतलब आसपास थोड़ा सा गैप रख के दूसरे टेम्परेचर पे आप इसको प्रिपेयर कर लो और सिमिलरली टाइट्रेशन करा लो, है ना। सो उसके बाद भी आप ये प्रिपेयर करके क्या करोगे, इनकी उसकी भी वॉल्यूम ले लोगे टाइट्रेशन में, मतलब ब्यूरेट पे कितने पे रीडिंग आई। तो ये हो गई V2 ml। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख सकते हो, टेम्परेचर हमने लिया T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस पर वॉल्यूम आई V1, एंड उसके लिए नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। N1 नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, V1 इंटू 1/15 × 10। ये 15 × 10 कहाँ से आया, ये आपको समझ आई क्या होगा, है ना। नेक्स्ट देखो T2 डिग्री सेल्सियस में, इसमें हमने V2 ml लिया, उसमें N2 क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू V2 इंटू 1/15 × 10। बेसिकली ये नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम कर रहे हैं। एंड बच्चों आपको पता है जो बेंजोइक एसिड होता है ना, वो हमें पता है सिंपल C6H5COOH है, तो इसके अंदर ये मोनोबेसिक होता है, यानी कि इसमें जो नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट टर्म्स आते हैं ना कि कितना इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, तो इसमें कोई इक्विवेलेंस यूनिट इक्वली होती है जो नॉर्मल हमारी मोलारिटी में यूज होती है। तो इसी वजह से इसकी जो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की वैल्यू है ना वो इक्वल होती है। तो जो इसमें N1 N2 आया इसको हम मोलारिटी या फिर सॉल्युबिलिटी भी मान के चलेंगे। तो ये हमारी S1 और S2 की वैल्यू आ गई। सो हमारा मेन काम हो गया कि हमने सॉल्युबिलिटी निकाल ली, टेम्परेचर हमें पता ही है हमने क्या लिया है। इनको बस हम जो हमने कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज करना है उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, S1 की वैल्यू को, S2 की वैल्यू को, एंड फिर T1 एंड T2 की वैल्यू को। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद आपके पास बहुत ईजिली क्या आ जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू। डेल्टा H की वैल्यू आने का मतलब हमने हीट ऑफ डिसोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है जी। सो इसी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड अगर क्लियर है तो
please like the video. Thank you.